हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने रेज किए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनको एड्रेस करने वाला हूं। जैसे जैसे ये सेशन खत्म होने की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो वो जो एक टीचर के साथ इंटरेक्शन होता था डेली का, वो स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं उसको। इनफैक्ट टीचर्स भी उसको मिस कर रहे हैं कि वहां डेली गाइडेंस मिलती थी, डेली आपकी प्रोग्रेस को वहां पे ऑब्जर्व किया जाता था और आपको एक अटेंशन पर्सनल मिल जाती थी स्कूल में जब आप जाते थे। इस बार लेकिन आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई आपको डेली बेसिस पे नोटिस नहीं कर रहा है आपकी एक्टिविटीज को, आपकी जो प्रोग्रेस है वो जज नहीं हो पा रही है टाइम से, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने रेज करे कि ऐसे टाइम में जब अक्टूबर आ गया और सेशन का लगभग आधे से ज्यादा टाइम निकल चुका है, तो ऐसे में क्या किया जाए, उनको मैं यहाँ एड्रेस करने वाला हूँ और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा और आपको बेस्ट एडवाइस कि आप अक्टूबर के मंथ में क्या करें। अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल शुरू नहीं करी है तो क्या करें, आपने पढ़ाई शुरू कर ली है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने बेसिकली क्या करा है, एनालाइज करके और 4-5 ब्रॉड क्वेश्चंस में मैंने उनको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे थे। कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ना स्टूडेंट्स की जो अक्टूबर के मंथ में आती है, तो आई एज अ टीचर आई नो कि हाँ अक्टूबर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा और दिसंबर में किस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आएंगी। तो हमें पता तो होता है और हर साल हम गाइड भी करते हैं शुरू से, लेकिन समझाते समझाते भी एक ये होता है हर साल कि बच्चे पर्टिकुलरली उस मंथ के आते आते जहां तक हम उनको वार्न करते हैं कि यहाँ ये मंथ आने से पहले इतना फिनिश कर लेना, नहीं कर पाते हैं उतना फिनिश। तो इतने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके जो एक ब्रॉड क्वेश्चन जो सामने आ रहा है वो है कि स्टडी मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे करें। बहुत सारे बच्चे जो ये कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो पिछला भूल जाता हूं, फिर नेक्स्ट पढ़ता हूं तो करंट वाले को भूल जाता हूं, तो ऐसे में क्या करें भैया। ये तो होगा ही, ये सबके साथ है, ह्यूमन नेचर है, फॉरगेटिंग तो ह्यूमन नेचर है यार, वो तो सबके साथ होता है, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, आप समझिए इस बात को, ये सबके साथ होता है। जो टॉप स्कोरर्स होते हैं ना उनके साथ भी फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको वो यूज करते हैं और फॉरगेटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करते हैं। देखिए सब्जेक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, आपके पास में 5 सब्जेक्ट तो कम से कम होंगे ही, और एडिशनल अगर आपने कोई ऑप्ट किया है तो 6 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं आपके पास में। तो ऐसे में आप ये देखिए कि 7 डेज होते हैं एक वीक में, और आपका मन करता है कि ब्रेक भी आपको लेना है, हफ्ते में एक दिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाकी दिनों की कंपैरिजन में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं आपकी थ्रू आउट द वीक, तो आप सोचते हैं कि थोड़ा ब्रेक भी ले लें ऐसे में। तो अगर आप डिसाइड करें कि रोज मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ूं और उसके बाद में ऐसे करते करते 6 डेज है, 6 मेरे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे और जो संडे का दिन बचेगा उसमें मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूं, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये एक बकवास स्ट्रेटजी होगी। इस स्ट्रेटजी में कोई फायदा नहीं होने वाला। आप मेहनत तो पूरी करेंगे, आउटकम कुछ नहीं निकलेगा, मार्क्स बढ़ने की बजाय घट सकते हैं। मैंने आपको पिछली अपनी एक वीडियो में जिसमें था कि हाउ टू स्टडी और उसमें था हाउ मस्ट टू स्टडी, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि आप वीकली प्लान बनाएं, डेली प्लान ना बनाएं। लेकिन वीकली प्लान में ऐसा नहीं कि डे वाइज आपने सब्जेक्ट अलॉट कर दिए, आपको ये तो डिसाइड करना है कि वीकली अराउंड आपको 50 to 60 आवर्स स्टडी करना है। मैंने उस वीडियो में 50 आवर्स कहा था, अब अक्टूबर आ गया, थोड़ा सा 5 घंटे बढ़ा लो यार, 60 के अराउंड जाने की कोशिश करो और फिर ग्रेजुअली उसको 70 के अराउंड लेके जाएंगे हम दिसंबर के अराउंड जाकर के। तो आपको 50 to 60 आवर्स का स्टडी प्लान बनाना है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे। तो होगा क्या कि उस सब्जेक्ट को फिर आप 6 दिन के बाद पढ़ोगे और एक लंबा ब्रेक आने की वजह से आपने जो उस दिन पढ़ा भी था वो आप भूल जाओगे। देखिए मेमोराइजिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने आज जो भी चीज पढ़ी है उसको 15 डेज में आप रिपीट कर लें, लेकिन अगर सब्जेक्ट को ही एक हफ्ते में एक बार करते हैं तो फिर आप रिपीट क्या करेंगे, आप तो अगले हफ्ते नया कॉन्सेप्ट पढ़ने पे लग जाओगे। तो वो जो चीज आप सपोज आज 1 अक्टूबर है और आप आज कोई चीज पढ़ रहे हैं, आपको आइडियली वो नेक्स्ट 15 डेज में यानी अक्टूबर के मंथ में एक बार वो रिपीट कर लेनी चाहिए। ये फॉरगेटिंग का नियम है। अगर आपने वो रिपीट नहीं किया 15 डेज में तो उसमें आपको 50% भी याद नहीं रहने वाला, और अगर आपने 2 महीने तक उसको रिपीट नहीं किया तो आप मान के चलिए वो आपकी नॉलेज जीरो हो जाती है। आपको सिर्फ ये पता है चैप्टर का नाम याद रह जाएगा, बाकी कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है कि डेली आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसको रोटेशन में लाइए कि आज कौन से 3 सब्जेक्ट पढ़े, कल कौन से 3 सब्जेक्ट पढ़े, और उसमें डिसाइड कीजिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए बहुत टफ वाले हैं, उनको ज्यादा फ्रीक्वेंटली रखिए। जैसे अगर ह्यूमैनिटीज की बात करें तो उनके लिए इकोनॉमिक्स एक टफ सब्जेक्ट होता है, तो इकोनॉमिक्स की ज्यादा क्लासेस आप रख लीजिए वीक में। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो उनके लिए इकोनॉमिक्स हो सकता है या अकाउंट्स हो सकता है जो टफ सब्जेक्ट्स में वो काउंट करें, और कुछ पर्सनल भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं। अगर आप डेली 3 सेशन रखते हैं तो हफ्ते में आपके हो गए 21 सेशन। अगर आप डेली 4 सेशन रखते हैं तो वीक में आपके 24 सेशन हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन क्लासेस है, यूट्यूब है, जो आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो सब अलग है, उसको मैं यहाँ काउंट नहीं कर रहा हूं। तो आपके 24 सेशन में आप क्या करेंगे, 6 आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आप
4 टाइम्स अ वीक आप हर सब्जेक्ट को अलॉट कर सकते हैं। लेकिन कोई सब्जेक्ट आपको लगता है इजी है, आप बहुत कम टाइम में उसको मैनेज कर लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा कम सेशन रखिए, और जो आपको लगता है टफ है उसके लिए 1 सेशन या 2 सेशन एक्स्ट्रा रख लीजिए। इस तरीके से आप डिवाइड करके चलिए। पूरा एनालिसिस करके एक और जो कॉमन प्रॉब्लम सामने आई है वो है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम कितना अलॉट करें, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। अगर आप 7 to 8 आवर्स वन डे अगर स्टडी करने वाले हैं, उसमें से आप अपना ऑनलाइन क्लासेस और ये सब जो एक्स्ट्रा जो आपका होता है, अपने टीचर्स को टाइम देना है या ट्यूशन में जाना है, उसको आप सेपरेट रखिए। लेकिन एटलीस्ट 4 आवर्स पर डे का आपका अपना इंडिविजुअल स्टडी टाइम होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो 4 सब्जेक्ट आप 1-1 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अक्टूबर आ गया है, तो यू नीड टू इंक्रीज योर टाइम फ्रॉम 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स। 1.5 घंटे का टाइम आप मान के चलो कम से कम आपको कर लेना चाहिए। अगर आपने 1 आवर 30 मिनट्स एक सब्जेक्ट का किया तो 6 आवर्स हो जाते हैं उससे। तो दैट मीन्स कि 42 आवर्स तो अब आपके अपने पर्सनल स्टडी टाइम के हो गए हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस आप लेंगे या फिर यूट्यूब को देंगे, जो भी आप अलग एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं वो अलग है। तो दैट मीन्स यू नीड टू इंक्रीज योर वीकली स्टडी टाइम टू अराउंड 60 आवर्स, और हो सकता है 2-4 घंटे उससे भी ज्यादा बढ़ जाए। स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को देखने के बाद में एक और ब्रॉड जो क्वेश्चन है वो जो सामने आ रहा है वो है फॉरगेटिंग का, कि फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ में। बच्चे कह रहे हैं कि हमने पढ़ लिया है सर, और अच्छी बात है यार, अगर पढ़ लिया है बहुत खुशी की बात है। और अप्रैल से अभी तक का टाइम अगर आपने वेस्ट नहीं करा है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अक्टूबर तक का टाइम है, मैक्सिमम सिलेबस कवर करो, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग करो यार। ज्यादा से ज्यादा जितना तुम्हारा सिलेबस कवर हो सकता है उसको करो इतने टाइम में। ज्यादा एक्सपर्टीज डेवलप करने की जरूरत नहीं है, भूल भी जाते हो कोई बात नहीं, बढ़ो आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि अक्टूबर आ जाए और आप कहो कि यार मेरा तो 20% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी। तो कोशिश करो कि सिलेबस ज्यादा कवर हो जाए। एक्सपर्ट भी बना देंगे आपको, चिंता मत करो। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको करना क्या है, अगर फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सोल्यूशन होता है राइटिंग प्रैक्टिस। जब तक आप किताब को पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते रहेंगे, तब तक आप कुछ भी ढंग से याद नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, आपने कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है, चाहे वो मैथ्स में है, इकोनॉमिक्स में है, फिजिक्स में है, आप बुक में से उसको देखिए और उसका सॉल्यूशन देखेंगे, आपको लगेगा वाओ ये तो मेरे को आ गया, आई कैन सॉल्व दिस। लेकिन आप उसको 2 दिन बाद देखिएगा फिर भूल जाएंगे, फॉर्मूला भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको लिखकर प्रैक्टिस किया है, जब तक आप पेन एंड पेपर को यूज नहीं करेंगे, आप मान लीजिए कि न्यूमेरिकल्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप भूलेंगे ही। फॉर्मूला को कभी याद नहीं किया जाता, वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो या फिर अकाउंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट है, वहां पे आप जब तक फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करेंगे तो आप भूलते रहेंगे। फॉर्मूला पेपर पे सारे नोट कर लीजिए, और आजकल तो बुक्स ऐसी आती हैं कि फॉर्मूला एक पेज पे प्रिंटेड आते हैं यार सारे, खुद लिखने की मेहनत अब करनी नहीं। तो वो बुक सामने रख लीजिए फॉर्मूलाज की, और क्वेश्चन उठाइए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फॉर्मूला देखिए बीच में, फिर सोल्व कीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे। बच्चों को पहाड़े सिखाए जाते हैं, टेबल सिखाई जाती है ना, तो कितनी बार भी सिखा लो, अगर वो बार बार नहीं सीखेगा उसको तो 2 महीने फिर भूल जाता है। लेकिन टेबल्स को यूज करके जो डेली लाइफ की एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जब वो सोल्व करने लगता है तो सारे टेबल्स जो है उसे लर्न हो जाते हैं। तो वही आपके साथ है, कोई नया फंडा कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है। वैल्यूज आपके सामने क्वेश्चन में दी होंगी, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला आप बुक में देखेंगे, 10, 20, 30, 50 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। 50 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप देखेंगे सारे फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो गए। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है कि एक दिन तो बड़ा जम के मेहनत कर दी, मैथ्स लेकर के बैठ गए, सारे आज तो मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, 15 दिन तक फिर मैथ्स को हाथ नहीं लगाया। आज इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम का चैप्टर लेकर के बैठे और न्यूमेरिकल करने लगे, और फिर उसके बाद में 10-15 दिन तक हाथ नहीं लगा, तो भैया भूल जाओगे। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे लगातार 3 दिन तक आपने पढ़ाना हो। और खासतौर पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हर तीसरे दिन 15 मिनट जरूर करें। किसी भी एक चैप्टर को पिक करें उस सब्जेक्ट में से और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करें, पर न्यूमेरिकल रेगुलरली होने चाहिए। और यही चीज है डायग्राम्स के साथ में। डायग्राम आपके इकोनॉमिक्स में आते हैं या फिजिक्स में आते हैं या ज्योग्राफी में आते हैं, मैप्स आते हैं, वो सारे के सारे तब तक आप बार बार भूलते रहेंगे जब तक एक्चुअल में पेपर में आप उसकी प्लॉटिंग नहीं करेंगे। डायग्राम आपने देखा इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, और आप बड़े खुश हुए, ओहो कंजम्पशन करो, ये तो मैं देख के सीख गया हूं, बस अब बना दूंगा। एग्रीगेट डिमांड कर बना दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद में आप 2 दिन बाद उसको भूल जाते हैं, क्योंकि आपने खुद उसको ड्रॉ ही नहीं करा। आप जब तक स्केच नहीं करेंगे, खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, खुद से मैप पे डिपिक्ट नहीं करेंगे चीजों को, वो आप भूलेंगे ही भूलेंगे। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है, बड़ा क्रेज रहता है बच्चों में, ये ना उन बच्चों में बहुत होता है जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको लगता है कि यार मेरे मार्क्स फुल आने चाहिए, हर क्वेश्चन में फुल आने चाहिए। क्वेश्चन को देख करके आइडिया रहता है कि बच्चा आज की डेट में उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्वेश्चंस में फुल मार्क्स कैसे आएंगे,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कशन करूंगा, पूरे डिटेल इसके लिए मैं दूंगा कि एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स लाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से कंटेंट को यूज करना है। फिलहाल ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि मार्क्स अच्छे लाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, यू नीड प्रैक्टिस, डायग्राम्स में यू नीड प्रैक्टिस, और उसके बाद में जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी होती है कि आप ये ध्यान रखें कि किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पहले पढ़ें और उसके जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर 3 नंबर का है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, इवन अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर है तो आपको उसके इंपॉर्टेंट 3, 4, 5 पॉइंट जो भी मेंशन करने हैं पहले उनकी हेडिंग लिख दीजिए। हेडिंग लिखने के बाद एक्सपेक्टेड उनके लिए लाइंस आप ब्लैंक छोड़ के रखें, फिर वो एक्सप्लेन कर दें आप उन पॉइंट्स को लिखने के बाद में। फिर आपने 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन के लिए छोड़ी थी और 2 लाइन कंक्लूजन के लिए छोड़ी थी, बाद में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख दें। अगर थ्योरेटिकल पार्ट में आप सोच रहे हैं कि मैं तो स्टोरी पढ़ ली, मैंने तो चैप्टर पढ़ लिया और अब तो मैं आंसर लिख दूं आराम से, वहां पे भी एक्यूरेट हेडिंग्स लिखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को पिक करें प्रीवियस ईयर के पेपर में से और उसके 3 पॉइंट लिख करके देखें और फिर कंपेयर करें जो सोल्ड सैंपल पेपर है, सोल्ड प्रीवियस पेपर है, वहां से कि क्या आपने सही वाले और मोस्ट एक्यूरेट वाले पॉइंट लिखे हैं क्या। आप देखेंगे एक तो आपने तुक्का मारा है, तो ऐसे तुक्के जैसे फिर मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर एक्यूरेट लिखना है तो वो पॉइंट्स वहां से पढ़ें और एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट आप लिखें। 3 पॉइंट लिखने, आप 5 याद करके जाओ एग्जाम में, अपने आप 3 लिख करके आ जाओगे। आप याद ही 3 करोगे तो 3 में से 3 कई बार याद भी नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की एक्यूरेसी के लिए भी अगेन करना क्या है कि प्रीवियस जो सैंपल पेपर है पिछले साल का, इस साल जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको आप पिक कीजिए। उसमें देखिए कि सीबीएसई किस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर सजेस्ट कर रही है। अपने टीचर से बात कीजिए अगर वो आपको पिछले सालों की मार्किंग स्कीम अवेलेबल करा सके। वैसे ये सीबीएसई की वेबसाइट में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम सब कुछ अवेलेबल होता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लो और देखो कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है। उससे आप कंपेयर करोगे, आप सीख जाओगे भैया किस क्वेश्चन में कितना लिखना था, कौन से पॉइंट मेंशन करने थे, स्टार्टिंग कैसे करनी है, खत्म कैसे करना है। और जब इस बात को आप जान जाओ तो ऐसा नहीं है कि पढ़ा, देखा, मजा आया, बहुत खुश हुए और उसके बाद में किताब रखी और सो गए। नहीं, उसको अपनी कॉपी में अपने हाथ से लिखें। आप एक हैबिट डेवलप करें कि रोज हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन, ध्यान रखिए बहुत बड़ी टास्क नहीं बता रहा, आपने अगर एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आपको, जो लेंथी क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स में, 5 में या 6 में जो आता है, एक क्वेश्चन आपको डेली बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड वैसे सोल्व करना है जैसे कि आप एग्जाम में आप उसको लिखना चाहते हो और आपको लग रहा है कि ऐसे लिखने के बाद में आपको 6 मार्क्स या 5 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स मिल जाएंगे। रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 15 दिन करके देखो यार। मेरे चैनल पे आप कमेंट करके लिखना हाँ सर 15 दिन पहले आपकी बात सुनी थी मैंने और सुन के 15 दिन मैंने इसको फॉलो करा है और डेफिनेटली इसने असर दिखाया। अब मेरे क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ गई है और अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं आंसर्स लिखने में। लास्ट एक और बात कर लेते हैं। एक बहुत कॉमन सा एक और क्वेश्चन आ रहा है कि थ्योरी बहुत बोरिंग है सर, थ्योरी बोरिंग है, न्यूमेरिकल खतरनाक है, उसमें डर लगता है। यही तो प्रॉब्लम है सारी की सारी कि थ्योरी इजी नहीं है और न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग नहीं है। तो उसके लिए भी रीजन यही है कि हम अवॉइड करते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल को अवॉइड कर रहे हैं तो हमारे मन में उसका डर है, हम उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मैं कभी ये नहीं कहता स्टूडेंट्स को कि न्यूमेरिकल उठाओ और बिना देखे उसको सॉल्व करो, नहीं। अगर आपने पहले 100 न्यूमेरिकल किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी कंटेंट में से, किसी भी बुक में से पहले 100 न्यूमेरिकल अगर आपने बुक में से उठाए, देखे और देखने के बाद बुक को बंद किया और फिर कर दिया, अटक गए, फिर दोबारा बीच में भी बुक खोल ली, कोई बात नहीं यार। 100 न्यूमेरिकल आप ऐसे ही करो, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अपने घर में है ना, डर निकालना है। तो जब तक आप कॉपी पे उसको लिखोगे नहीं अपने पेन से, आप देखना ये डर तो हमेशा बना रहेगा। आपको मैं क्रिकेट की 10 किताबें लाके दे दूं और आपसे कहूं कि यार बैक फुट पे ऐसे खेलना, फ्रंट फुट पे ऐसे खेलना, स्क्वायर कट ऐसे लगाना और गली में ऐसे शॉट मारना, क्या आप एक्सपर्ट बन जाओगे? जब तक आप बैट लेकर के पैड बांध करके पिच पे नहीं जाएंगे और अच्छे बॉलर के सामने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उन बातों को किताबों में पढ़ के कभी भी एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बनते। आप किसी से पूछ लीजिएगा। ऐसे ही आप फुल मार्क्स नहीं लाएंगे किसी क्वेश्चन में जब तक कि आप सिर्फ किताब को पढ़ते रहेंगे और उसमें से जो अच्छा आंसर है वो सुन तो लिया, देख तो लिया आपने, लेकिन आइडियली आप आंसर शीट पे उसको कैसे लिखने वाले हैं? तो आप घर की प्रैक्टिस में भी वैसे ही लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें, क्वेश्चन नंबर डालें, कौन से ईयर में वो सीबीएसई में पूछा गया है वो लिखें, उसके बाद उसके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट वो लिखें, कंक्लूडिंग लाइन लिखें।
हूबहू जैसा आप उसको चाहते हैं सीबीएसई की आंसर शीट पर लिख करके आना, वैसा अपनी घर की नोटबुक पे एक नोटबुक बनाओ और उसमें ये लॉन्ग आंसर जो है लिखते जाओ। 15 दिन 20 दिन करके देखो, डेफिनेटली आप देखोगे कि एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो गई है, आपकी फॉरगेटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट डेली आप पिक करो, ये करके देख लो, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, सब्जेक्ट मैनेजमेंट आ जाएगा। और ये जो अभी तक एक्सटेंसिव स्टडी चल रही थी ना, इससे आगे बढ़ के हम इंटेंसिव स्टडी की तरफ कदम रख लेंगे। 1 महीने बाद अगर आप खुद को जज करोगे, आज जज करो अपने आप को कहां स्टैंड करते हो, 1 महीने बाद अपने आप को जज करना, यू विल फाइंड कि आप डेफिनेटली आपने बहुत इंप्रूव कर लिया है 1 महीने में। और कुछ दिन और नहीं तो आराम से सोते रहो, आप देखेंगे कि टेंशन और बढ़ गई है। अब लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो की, वैसे तो मुझे ये आइडियली सबसे पहले करना चाहिए था इस वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और इस वीडियो को मतलब काफी लाउडली इसमें जोर जोर से बोल करके इस वीडियो को ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए मुझे पहले करना चाहिए था। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा, जो सिर्फ अभी तक सिर्फ इंतजार करते रहे, कुछ सोचते रहे, हाँ आज करूंगा कल करूंगा, और उन्होंने उस दोहे पे काम किया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है अभी पड़े हैं बरसों। तो जिन्होंने इस दोहे पे काम किया है उनके साथ अब तकलीफ तो है, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर आप आज भी जाग गए हैं, आपने रियलाइज कर लिया है कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो एक सबसे पहला काम तो ये करना है, अपने टीचर के साथ शेयर करो अपनी पोजीशन को कि सर मेरी ये सिचुएशन चल रही है, मैडम मेरी ये सिचुएशन चल रही है। देखिए, डॉक्टर को जब तक आप बीमारी नहीं बताएंगे, आप उसके लक्षण नहीं बताएंगे, आप छुपाएंगे, तो आप क्या समझते हैं आपका सही इलाज हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। तो अपने टीचर के साथ शेयर करें कि जी मेरी ये सिचुएशन है। कई बच्चे सोचते हैं कि टीचर मुझे डांटेंगे, अभी तक कुछ नहीं करा। अरे अक्टूबर में भी जाग गए हो, मैं तो ये कहूंगा कि यार बहुत ठीक टाइम है। दिसंबर में जागते तब क्या होता? टीचर्स जो एक्सपीरियंस है, हर साल तुम्हारे जैसे नादानों को, हर साल तुम्हारे जैसे नटखट को वो देखते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली वो जानते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को, अकॉर्डिंगली वो गाइड करेंगे तुम्हें। और अगर आपको लगता है कि यार कोई ऐसा नहीं है जो आपको गाइड कर सकता है, तो चलो मैं गाइड कर देता हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं करा है तो ध्यान रखिए कि अगर आपने 1 महीने तक कुछ नहीं खाया और सोचे कि 1 महीना का सारा आज ही खा लूं क्योंकि आज मुझे भूख लग गई, आज मुझे पता चल गया खाना खाना जरूरी है, तो आप बीमारी के अलावा और कुछ नहीं लेंगे। तो ध्यान रखें, अगर आप आज भी जाग गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से भी आप शुरू कर लें, पहले टॉपिक से शुरू कर लें। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं जिसमें अभी तक कुछ नहीं किया है, टीचर से भी बात कर लें, उन्हें अपनी पोजीशन बता दें ताकि वो आपसे उतना ही एक्सपेक्ट करें जितनी पोजीशन आपकी है, वो आपको ज्यादा फोर्स ना करें। और जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो गाइड भी करते हैं। लेकिन हाँ, सिंसियरिटी बहुत जरूरत होती है। अगर आपने टीचर्स के साथ प्रॉब्लम शेयर करी है, उसके बाद आप फिर भी सिंसियर नहीं हो रहे, फिर भी आप मस्ती के मूड में हैं, तो टीचर को फिर बड़ा बुरा लगता है कि यार मैं आउट ऑफ द वे जाके इसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये खुद के लिए कुछ करने को राजी नहीं है। तो सोए हुए शेर के मुंह में जैसे हिरन अपने आप नहीं आया करता, तो ऐसे सोए बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में ज्ञान अपने आप नहीं आएगा। कोशिश तो आपको खुद ही करनी है। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, रास्ता जो है वो तय नहीं होगा, मंजिल उतनी की उतनी ही दूर नजर आती रहेगी। तो आप आज जाग गए हैं, कांग्रेचुलेशंस टू यू। और आप शुरू करें, पहले टॉपिक से करें, लेकिन डेली एक टॉपिक करें रेगुलरली। हाँ, इतना हो सकता है कि पहले आप 1 घंटे पढ़ के काम चला लेते, अब 1.5 घंटा करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये नहीं कि आज ही आप 6-6 घंटे एकदम से पढ़ना शुरू कर देंगे, 8 या 10 या 15 घंटे पढ़ेंगे और सोचेंगे मैं तो 1 महीने में ही सारा कुछ बराबर कर दूं। थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, ग्रेजुअली कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, डेफिनेटली हो जाएगा। और लास्ट बात जो इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो अगर आप ब्रेव हैं तो किस्मत भी तभी आपका साथ देगी। और ब्रेव वही है जो अपनी हकीकत को पहचान ले, अपनी वास्तविकता को पहचान ले। ब्रेव वो है जो अपनी वास्तविकता पहचानने के बाद में उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करे। ब्रेव सिर्फ वो नहीं है जो बॉर्डर पे खड़ा होकर के राइफल लेकर के लड़ाई करता है। अपनी दैनिक जीवन में समस्याओं का साहस के साथ में सामना करना, वो ब्रेवरी है। तो अगर आपने अपनी समस्याओं को पहचान लिया है, उनका डट करके सामना करना चाहते हैं, तो यू आर ब्रेव, और किस्मत आपके डेफिनेटली साथ देगी। और ये जो 3-4-5 महीने बचे हैं, बस ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इतने महीने मेहनत कर लो तो आप देखना कि योर लाइफ इज गोइंग टू टेक अ बिग टर्न। आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 4-5 महीने की मेहनत ही तो है। तो 4-5 महीने क्या नहीं निकाल सकते अपने लिए? किसी और के लिए थोड़ी, अपने लिए निकाल रहे हो यार। तो आप देखिएगा, 4-5 महीने मेहनत करो, कुछ भी नहीं करा ना अभी, 0 से शुरू करो, देखना 1.5 महीने के अंदर, नवंबर के एंड तक आप देखना कि बहुत इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा अपने आप में, निरंतर अगर आप लगे रहें। अभी बल्कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं ऐसे बच्चे जिन्होंने अक्टूबर में स्टार्ट किया है उनके लिए और मैं टिप्स लेकर के आ रहा हूं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फुल मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आपको जब लिखने हैं
तो उनमें क्या स्ट्रेटजी करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें लेकर के मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट कीजिए उनका, बहुत जल्दी आने वाली है आपके सामने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये जो टिप्स है ये आपके लिए यूजफुल होंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।